हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए लाइट चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज को देखेंगे। ठीक है, ये उसका पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको बोला गया ये एक कॉनकेव मिरर है, शायद आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। और इस कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसका इमेज कहाँ बनेगा ये हमें बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो एक रे ले लेते हैं जो कि पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। और एक रे ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से के अलोंग आता हुआ दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन जो है, उसके अलोंग अगर कोई रे आएगा तो वो अपने आप को रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन जो होता है वो सरफेस पे नॉर्मल का काम करता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। अब ये इधर रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों रे इधर तो डाइवर्जिंग है तो नहीं मिलेंगे, तो इनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। हमें एक इन्वर्टेड, सॉरी, हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे पास ये एक लेंस है विच इज कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर रे पैरेलल आता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। तो ये इसका रे डायग्राम होगा। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगले पे चलते हैं। Why does ray bend when it travels from one medium to another? तो मान लीजिए लाइट को मीडियम वन और मीडियम टू है, और लाइट को ए से बी जाना है। ए से बी जाना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। और मान लेते हैं मीडियम ए रेयरर है। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें वो कंपैरेटिवली फास्ट चलता है। और मीडियम टू डेंसर है। डेंसर मीडियम वो मीडियम है जहाँ पे वो रिलेटिवली स्लो चलता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, लाइट टेक्स क्विकेस्ट पाथ। तो याद रखिए, लाइट एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेता है, वो क्विकेस्ट पाथ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉसिबिलिटी था कि लाइट ए से बी डायरेक्टली आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी था कि वो ए से बी कुछ इस तरीके से आए, सच दैट वो रेयरर मीडियम जहाँ उसका स्पीड ज़्यादा है वो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करे, और डेंसर में वो थोड़ा कम ट्रैवल करे। यू विल फाइंड आउट ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन मैथमेटिकली हम आगे चल के प्रूव कर पाएंगे हायर क्लासेस में कि ये यहाँ पे जब वो टाइम लेगा वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा। इसीलिए लाइट इसी को फॉलो करता है एंड फाइनली वो इस तरह का पाथ लेता है, क्योंकि उसका मोटिव क्विकेस्ट पाथ लेना होता है, ना कि शॉर्टेस्ट पाथ लेना। And that is why it travels as it goes. It bends as it travels from one medium to another, because it is in search of quickest path. So in order to achieve quickest path, it bends.
Explain why light passing through center of curvature of a concave mirror gets reflected along the same path. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप सरफेस पे कोई भी लाइन पास कराएंगे तो ये नॉर्मल का काम करेगा। अब अगर ये नॉर्मल है और कोई लाइट यहाँ आके फॉल करता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, यानी वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, बिकॉज दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस ऑफ मिरर, राइट? What is the nature of a image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? आपको पता है -v/u होता है। अगर ये +3 है तो -v/u यानी v का वैल्यू -3 टाइम्स ऑफ u है। u अपने नेगेटिव है, इसका मतलब v पॉजिटिव है। v पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज फॉर्म हुआ है बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज फॉर्म हुआ है बिहाइंड द मिरर तो हम ये समझ गए हैं कि वो एक वर्चुअल इमेज है। साथ ही साथ +3 है, इसका मतलब इरेक्ट है और मैग्निफाइड भी है, क्योंकि प्लस का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब है या तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, विच इज इरेक्ट कंडीशन। बिहाइंड द मिरर बना है तो रेज एक्चुअली तो मीट किया नहीं होगा, तो वर्चुअल है। और मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0 आता है तो इरेक्ट इमेज, लेस देन 0 आता है तो इन्वर्टेड इमेज। अगर मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है तो इमेज होगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अगर मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनलार्ज्ड इमेज, और अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 हुआ तो डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर स्लैब नहीं होता तो रे इसी लाइन के अलोंग चलता, स्लैब की वजह से वो इस लाइन के अलोंग है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है यही हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका जवाब तो ऑप्शन सी हो जाएगा, lateral displacement. To find focal length of a concave mirror, सीता choose which of the following. सिर्फ मिरर होल्डर और स्क्रीन होल्डर से क्या होगा? मिरर होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। स्क्रीन होल्डर एंड स्केल, मिरर, मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर सब होना चाहिए। मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर एंड स्केल। मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर तो हो गया, लेकिन मिरर और स्क्रीन भी तो होना चाहिए। इसीलिए सबसे सूटेबल ऑप्शन जो है वो डी है। हमने स्क्रीन भी लिया, मिरर भी लिया, उनके होल्डर्स भी लिए और स्केल भी लिया डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी। By using a convex lens, a student obtained a sharp image of his classroom window grill on a screen. In which direction should he move to focus distance tree instead of? Okay, तो आपका विंडो मान लीजिए यहाँ कहीं था, तो अगर 2f और f के बीच में है तो आपका इमेज जो बना होगा वो बियॉन्ड 2f बना होगा, इधर के। मतलब स्क्रीन यहाँ रखना पड़ा होगा विंडो के लिए। अब अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज लोगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करोगे तो इमेज यहाँ बनना होगा। इसका मतलब है स्क्रीन को इधर से इधर लाना होगा। इसका मतलब है या तो स्क्रीन को इधर मूव करो, अदरवाइज लेंस
और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को घटाना है तो हमें लेंस को स्क्रीन के तरफ मूव करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मूव द लेंस टूवर्ड्स द स्क्रीन, है ना। वी हैव टू मूव, क्योंकि इमेज जो बनेगा वो अब फोकस पे बनेगा। तो अब स्क्रीन, सॉरी, अब लेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वो घटना चाहिए। तो उसको घटाने के लिए हमको इसको टूवर्ड्स द स्क्रीन ले जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए। ठीक है, जब विंडो था तो विंडो कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो उस समय कहीं पे इमेज बन रहा होगा, लेकिन अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वो फोकल लेंथ पे ही बनेगा। अच्छा, ये अगर 2f पे होता तो भी विंडो का भी इमेज 2f पे ही होता। अगर विंडो 2f के बियॉन्ड है तो भी उसका इमेज f और 2f के बीच में ही होता। मतलब विंडो के केस में स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो इन एनी केस हमको इन स्क्रीन के तरफ ही मूव करना होगा लेंस को, ताकि हम उनके बीच के डिस्टेंस को घटा सकें। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डिसाइड करना, तो सबसे पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि कोई डिस्टेंट ट्री है जिसका हम इमेज ट्रेस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए स्टेप 1, होल्ड द लेंस बिटवीन, स्क्रीन लगा लिए। अब हम लेंस को सेकंड स्टेप में इन दोनों के बीच में लाएंगे। लेंस के पोजीशन को ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि हमको स्क्रीन पे शार्प इमेज मिले, उस ट्री का शार्प इमेज मूव करा करा के देखेंगे। तो उस लेंस को मूव कराते रहेंगे। ठीक है, हमारा स्टेप 3 हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो चूंकि ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल रे आके जहां मीट करेंगे, यानी ये मेरा फोकल लेंथ होगा, जो कि स्टेप 4 है। यानी ये होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए। ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ काम करेंगे। इसमें हमें आई, आर और ई के वैल्यूज दिए हुए हैं। हमें पता करना है कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। हमको पता है म्यू ऑफ द स्लैब वुड बी साइन आई बाई साइन आर। ग्लास का इन मोस्ट जनरल द म्यू इज 1.5। तो हम हर आई और आर के पेयर के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। द क्लोजेस्ट दैट वी गेट इज आई थिंक ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। They properly Snell's law पे based है. You just need to utilize Snell's law. So I can say based on Snell's law. Based on Snell's law. Right? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट ने इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंस को मार्क किया है। कौन कौन सा गलत है हमें देखना है। हमें पता है ये सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से ही मार्क होते हैं। तो इंसिडेंस एंगल तो ये होना चाहिए था, रिफ्लेक्टेड उसने सही मार्क किया है, और इमर्जेंट भी हमारा नॉर्मल के साथ होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ हैव नॉट बीन मार्क्ड करेक्टली। तो आई और ई, यानी ऑप्शन डी, दोनों ही गलत मार्क्ड है, नॉर्मल के साथ मार्क होने चाहिए। A student obtained a sharp image of the grill on the window. His teacher remarked that for getting better result, a well-lit distant object should be focused. तो अब देखिए, कॉनकेव मिरर है, ग्रिल जो भी रहा होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसका तो इमेज फोकस पे बनेगा, और जो फाइनाइट इमेज होगा, जो फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज फोकस और सी के बीच में, अगर वो सी पे है तो इमेज भी सी पे, अगर वो सी और एफ के बीच में है
तो इमेज जो हमको स्क्रीन पे मिला होगा वो बियॉन्ड सी मिला होगा। इन एनी केस, इन ऑल दैट केसेस, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा उसका, वो इस रीजन में बनेगा। उसका इमेज इसी रीजन में बनेगा। एफ से लेके इधर बियॉन्ड सी तक कुछ कहीं पे भी बन सकता है। इसका मतलब है नियर बाई ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे तो उस समय मिरर और स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होंगे तो उस समय स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, let's say distance between the screen and the mirror is d1. For distant object, let's say the distance between the screen and the mirror is d2. We know d2 is going to be less than d1 क्योंकि distant image जो है वो फोकस पे बनेगा। अब आप सोचिए कि अगर हम पहले नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे थे और अब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, तो हमको मिरर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो घटाना होगा। तो मूव द स्क्रीन स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिरर, नहीं ये तो बढ़ा देगा, हमको डिस्टेंस घटाना है। मूव द मिरर टुवर्ड्स द स्क्रीन, हाँ। अगर हम मिरर कहीं पे फिक्स्ड है, अगर हम सॉरी स्क्रीन कहीं पे फिक्स्ड है, और अगर हम मिरर को उसके तरफ मूव करते हैं तो हम उनके बीच के डिस्टेंस को घटा लेंगे, जो कि मेरा मोटिव है, ताकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। नियर बाई ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस करेंगे डिस्टेंस d1, फार ऑब्जेक्ट को जब फोकस करेंगे तो डिस्टेंस d2। d2 शुड बी लेस देन d1, ये हमने समझा अभी। तो हमें, मेरा एम है मिरर और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को घटाना। अगर हम मान लेते हैं कि स्क्रीन एक जगह पे फिक्स्ड है, तो मिरर और उसके बीच में डिस्टेंस घटाने का एक ही तरीका है कि मिरर को हम उसके तरफ मूव करें। To determine focal length of a concave mirror, a student obtains the image of a well-distant lit object. To determine the focal length, he needs to measure the distance between। तो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट हुआ, तो ये जो इमेज बना होगा यही तो फोकस पे बना होगा। तो मान लेते हैं अपन ने स्क्रीन यहाँ प्लेस कर दिया था, तो स्क्रीन और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ है। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द मिरर, दैट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके। A student focused the image of a distant object using a device X on a white screen S. If the distance is 40 centimeters, चूं- चूंकि लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ गया है तो मिरर तो पॉसिबल नहीं है, तो मिरर वाले दोनों ऑप्शंस को मैं रूल आउट कर देता हूँ। ठीक है। और लाइट अगर कन्वर्ज हुआ, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है ये, इतना भी श्योरिटी हो चुका है अपने को। और हमें पता है कि जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनता है, मतलब ये मिरर का फोकस है। और हमें पता है लेंस से फोकल लेंथ, फोकस का जो डिस्टेंस होता है वही फोकल लेंथ होगा। मतलब हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन डी है। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे अनडेविएटेड, तो ये सही है। फोकस से जो रे स्टार्ट करता है आफ्टर आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाता है, ये भी सही है। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करता है, ये भी सही है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये कोई ऐसा रे नहीं, क्योंकि फोकस से पास हुआ रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाना चाहिए था। इसका मतलब 1 2 3 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। अब इस पर आते हैं। अच्छा, इसके स्टैंडर्ड रेस को पहले बना लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है
वो बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है, ठीक है। वो बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है, मतलब इमेज f2 और 2f2 के बीच में कहीं बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है। पहले स्पेशल रेस को बना लेते हैं। तो एक रे हमारा 2 है, वो सही है, ये सही रे है। उसके बाद एक रे 3 है, वो भी सही है। उसके बाद एक रे हमारा जो f1 से पास हो रहा है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जा रहा है, वो भी सही है। और आप देख सकते हैं कि इन सबको अगर इसको ए माने तो ये सब ए डैश से पास हो रहा है। अब अगर आप वन देखेंगे तो वन कह रहा है इधर से, आखिर वन कोई स्टैंडर्ड रे नहीं है, लेकिन वो रे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश से ही पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायग्राम ठीक से देखेंगे तो वो इधर कहीं से पास हो रहा है, जो कि गड़बड़ है, तो वन गलत है। और फाइव अगर देखेंगे तो फाइव की भी कहानी वैसी ही है कि फाइव इधर से कहीं से गया और वो इधर से कहीं पास हो रहा है। जबकि एक कोई भी रे हो वन, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश से, और फाइव कोई भी रो आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश से ही क्रॉस करना चाहिए, तो फाइव भी गलत है। इसका मतलब हमारा सही जवाब है 2, 3 और 4, ये स्टैंडर्ड रेस है। और 1 और 5 क्यों गलत है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर ए का इमेज ए डैश है तो ए से शुरू होने वाला हर इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ए डैश से ही पास करना चाहिए। 1 और 5 को भी वहीं से पास होना चाहिए था, वो नहीं हो रहे हैं, वो गलत है। ओके, ये रेक्टेंगुलर स्लैब वाला है तो इसमें तो कोई डेविएशन दिखेगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है फिर। अच्छा, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा ट्रेसिंग आसान हो, और हमारा ट्रेसिंग तभी आसान होगा जब हम एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जो ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। तो आप देखेंगे तो ये थोड़ा क्लोज टू दी नॉर्मल है और ये काफी फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, इसलिए मोस्ट सूटेबल वन है। यानी मोस्ट सूटेबल के लिए अगर हम मार्क करें तो ऑप्शन ए है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस पाथ थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म अगर है तो प्रिज्म कैसे काम करता है? एक रे आया, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, इस पैरेलल टू जरूरी थोड़ी, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे कोई नेसेसिटी नहीं है, इस पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड रे ना, बेंड बेंट होता है किसी एंगल पे, देयर इज सम डेविएशन डेल्टा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। A student has obtained an image of well-illuminated distant object, focal length f1. The teacher now gives f2. The student found that in order to focus the image object using the mirror, he has to move the mirror away from the screen. वो जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड मिरर इज फोकल लेंथ। जब भी इस तरह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है तो जहाँ इमेज बनता है तो स्क्रीन प्लेस करते हैं वहां पे, और स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वही फोकल लेंथ होता है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ते तो आपको समझ में आता कि सेकंड केस में आपको डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ 1, ये बात क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं। और जो कि हम एक रियल इमेज बनवा पा रहे हैं, तो ये जरूर एक कॉनकेव मिरर ही रहा होगा, इसीलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। And a student is using a convex lens of focal length 10 centimeter to study the image formation. In one of his observation, he observed that when the object is placed at a distance of 20 centimeter from the lens, the image is formed at.
लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. So 1/v - 1/20 इज इक्वल टू 1/10. एक्चुअली u का वैल्यू -20 होगा साइन कन्वेंशन से. सो 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/20. सो v देन टर्न्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर्स. अगर आप एक स्टेप और ऐड कर लेते तो आप इसको ऐसे लिख पाते, जहां से आपको v 20 सेंटीमीटर्स मिल जाता. अगर v 20 सेंटीमीटर्स है तो मैग्निफिकेशन होता है v/u. तो v 20, ये -20, यानी मैग्निफिकेशन है -1. अभी वीडियो के शुरू में बात किए थे कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इन्वर्टेड है. मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है तो सेम साइज का है. तो इरेक्ट है, तो ये देख के गलत कर दिए. अच्छा, v 20 सेंटीमीटर से मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस है तो रियल भी है. ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस है तो रियल भी है. ठीक है. तो 40 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड गलत. 20 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, ये सही लग रहा है. लास्ट वाले में गलती पकड़ लेते हैं. वर्चुअल गलत है, इरेक्ट गलत है, तो ये भी गलत है. इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. लेंस फॉर्मूला यूज किए, वहां से v का वैल्यू निकाले, वहां से मैग्निफिकेशन पे पहुंचे. v पॉजिटिव आया, मतलब लेंस के दूसरे तरफ ही बना हुआ है, तो वहां पे तो रियल इमेज बना होगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट किया होगा. मैग्निफिकेशन -1 है, माइनस बता रहा है इन्वर्टेड, मैग्नीट्यूड 1 बता रहा है सेम साइज, अदर साइड है तो रियल है ही. ऑप्शन चेक कर लीजिए. ठीक है. तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था वीडियो का. हम ऐसे और भी कुछ पार्ट्स क्रिएट करेंगे, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए प्लीज. थैंक यू एवरीवन.